इस मूवी की शुरुआत होती है डायबोलिक नाम के एक शातिर चोर से, जो रातों रात एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्डिंग थी एरमिन नाम की एक ज्वेलरी कंपनी की, जिसके अंदर इस देश का सबसे कीमती ताज रखा गया था। अब यहाँ डायबोलिक का काम काफी आसान हो गया, क्योंकि इस ताज की हिफाजत के लिए सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड था और बाकी के गार्ड्स बड़े आराम से ताश की बाजी खेल रहे थे। अब बिल्डिंग में एंटर होते ही डायबोलिक ने गार्ड को मार डाला और फौरन उस कमरे में पहुंचा जहां उस बेशकीमती ताज को रखा गया था। लेकिन कमरे में एंटर होते ही वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिसके चलते बाकी के गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। अब अलार्म सुनते ही बाकी गार्ड्स उस कमरे तक पहुंचे जहां उन्हें कमरे का दरवाजा खोलने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि डायबोलिक ने दरवाजे के चाबी वाले होल को अंदर से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर गार्ड्स ने उस दरवाजे को बम से उड़ाने का फैसला किया, लेकिन जब तक वो लोग अंदर पहुंचते तब तक डायबोलिक ने वो ताज चुरा लिया था और अपने पैराग्लाइडर पर वहां से उड़कर भाग चुका था। इसके बाद उसने चलती हुई गाड़ी पर लैंड किया जो उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही थी। इसके बाद वो गाड़ी में एंटर हुआ और ये दोनों इस बेशकीमती ताज को गाड़ी में लेकर फरार हो गए। अब अगले दिन एरमिन कंपनी ने एक ज्वेलरी शो को ऑर्गेनाइज किया ताकि वो अपने बेशकीमती गहनों को दुनिया को दिखा सके। इन गहनों के ऐड के लिए 5 सुपर मॉडल को हायर किया गया, जिन्होंने एरमिन कंपनी के बेशकीमती गहनों को पहनकर एक शानदार डांस परफॉर्म किया। ये गहने इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि हॉल में बैठे हर एक इंसान के मन में इन्हें खरीदने की तमन्ना सी जाग उठी। डांस के दौरान हॉल के चारों ओर ढेर सारे पुलिस वालों को तैनात किया गया ताकि डायबोलिक दोबारा से इन गहनों को चुरा न ले। लेकिन ये डांस खत्म होता उससे पहले ही पूरे हॉल की लाइट अचानक से गायब हो गई। ये देखकर एक ऑफिसर ने उन सभी डांसर्स को एक सेफ कमरे में चलने को कहा ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई इन गहनों को चुरा ना सके। इसके बाद इन सभी को एक सेफ कमरे में लाया गया, जो कि असल में एक ट्रक का पिछला हिस्सा था। यहाँ इस आदमी ने लड़कियों को ट्रक के अंदर डाला और इस ट्रक को वहां से लेकर चला गया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शातिर चोर डायबोलिक है, जो कि एक पुलिस वाले का मास्क लगाकर बिल्डिंग के अंदर घुसाया था। इसके बाद डायबोलिक ने लड़कियों से वो बेशकीमती गहने उतरवा लिए और उन्हें सुनसान सड़क पर अकेला छोड़कर चला गया। इसके बाद ये सभी लड़कियां पास ही के एक रेस्टोरेंट में गई ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। अब रेस्टोरेंट में घुसते ही एक लड़का इन लड़कियों को छेड़ने लगा, पर तभी अचानक से एक लड़की ने उसका हाथ मोड़कर उसे उसकी औकात दिखा दी। दरअसल ये लड़कियां कोई मामूली डांसर नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट थीं, जिन्हें डायबोलिक को पकड़ने का काम सौंपा गया था। यहाँ लड़कियों की लीडर, जिसका नाम एजेंट बुरोव था, उसने रेस्टोरेंट के फोन से ऑफिसर जिंको को फोन किया और उसे पूरी बात बताई। जिंको वही ऑफिसर था जिसने अपनी आधी जिंदगी डायबोलिक को पकड़ने में बिता दी। यहाँ बुरोव ने बताया कि उनका प्लान काम कर चुका है और डायबोलिक उनके जाल में फंस चुका है। दरअसल ये लोग जानते थे कि डायबोलिक इन गहनों को चुराने जरूर आएगा और इसलिए इन्होंने इन गहनों में जीपीएस ट्रैकर फिट कर दिया था ताकि वो डायबोलिक की लोकेशन को ट्रेस कर सके और उसके खुफिया अड्डे तक पहुंच सके और उसका सारा माल जब्त करके उसे गिरफ्तार कर सके। अब इस बात से अनजान ईवा और डायबोलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचे, जो कि एक बड़े से पहाड़ के अंदर बना हुआ था। अंदर आकर इन्होंने अपनी चोरी का सारा सामान बाहर निकाला और अपनी इस जीत को सेलिब्रेट किया। अब इस चोरी के बाद इन दोनों के पास काफी पैसे हो गए थे, जिससे ये अपनी बाकी की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजार सकते थे। यहाँ ईवा ने डायबोलिक से कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, लेकिन डायबोलिक ने इसके लिए मना कर दिया और ईवा को अपनी अगली चोरी का प्लान बताने लगा। इधर जिंको अपनी टीम के साथ डायबोलिक की तलाश में निकला और जीपीएस लोकेशन को फॉलो करते हुए इस खुफिया अड्डे तक पहुंच गया। लेकिन सामने एक बड़ी सी चट्टान को देखकर ये सभी काफी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जीपीएस का सिग्नल तो इन चट्टानों के अंदर से ही आ रहा था। यहाँ जिंको ने उस चट्टान को बड़े ध्यान से देखा और अपने साथियों से उस पर डायनामाइट लगाने को कहा। इसके बाद जब धमाका हुआ तो इन्हें एक पतली सी सुरंग दिखाई दी जो सीधा डायबोलिक के खुफिया अड्डे पर जाती थी। इधर ईवा और डायबोलिक ने भी सीसीटीवी कैमरे में ये सारा नजारा देख लिया और अपनी चोरी का सारा माल वहीं छोड़कर एक खुफिया रास्ते से बाहर निकले। जब जिंको अपनी टीम को अंदर लेकर आया तो उसे ईवा और डायबोलिक कहीं नहीं दिखे, लेकिन तभी उन्हें वो खुफिया रास्ता दिखा और वो भी उन दोनों का पीछा करने लगे। तभी भागते भागते ईवा का पैर कुछ पत्थरों के बीच फंस गया, जिसके बाद उसने डायबोलिक से मदद मांगी। लेकिन जिंको को करीब आता देख डायबोलिक ने ईवा को वहीं छोड़ दिया और फौरन वहां से भाग निकला। अब डायबोलिक के इस धोखे से ईवा का दिल पूरी तरह से टूट गया और उसने अकेले ही अपने पैरों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने खुद को आजाद किया तब तक जिंको उसके काफी करीब पहुंच गया। अब ईवा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो एक चट्टान के ऊपर गई और नीचे बहती हुई नदी में छलांग लगा दी और इस तरह एक बार फिर डायबोलिक और ईवा जिंको के हाथों से निकल गए। इसके बाद जिंको की टीम ने डायबोलिक के खुफिया अड्डे की तलाशी ली, जहां इन्हें ढेर सारी बेशकीमती चीजें मिली, जैसे कि ढेर सारा सोना, करोड़ों की पेंटिंग्स, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ।
तभी जिंको को शहर के बाहर वाली बिल्डिंग का एक पुराना नक्शा मिला, जो शायद से डायबोलिक और ईवा का दूसरा अड्डा था। इसके बाद जिंको फौरन उस नक्शे वाली जगह पर पहुंचा और अपनी टीम के साथ मिलकर इस पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली। इस दौरान एक ऑफिसर ने गलती से एक खुफिया दरवाजे को खोल दिया, जो सीधा बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता था। अब बेसमेंट में आकर इन्होंने देखा कि ये वही जगह थी जहां डायबोलिक अपने मिशन के लिए अलग अलग तरह के मास्क बनाता था। यहाँ जिंको ने अपनी टीम से किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि डायबोलिक अपने अगले मिशन से पहले यहाँ जरूर आएगा। अब अगले सीन में हम एल्टिया नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि वेल्कनबर्ग शहर की रानी थी और ऑफिसर जिंको की गर्लफ्रेंड भी। इसके बाद वो जिंको से मिलने पहुंची, जहां बातों बातों में ही उसने अपनी शादी की बात छेड़ दी। इस पर जिंको ने कहा कि जब तक वो डायबोलिक को नहीं पकड़ लेता तब तक वो शादी नहीं कर सकता। अब एल्टिया भी इस बात को जानती थी कि डायबोलिक को पकड़ना जिंको का सबसे बड़ा मिशन है, इसलिए उसने जिंको का साथ दिया और शादी के लिए थोड़ा वेट करने का फैसला किया। इसके बाद उसने जिंको को अपनी पार्टी में इनवाइट किया, जहां वो अपना बेशकीमती नेकलेस पहनने वाली थी, और इसलिए वो चाहती थी कि जिंको भी इस पार्टी में मौजूद रहे ताकि वो उसके नेकलेस की हिफाजत कर सके। अब उस रात डायबोलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा, जहां दीवार में एक माइक लगाकर उसने अंदर मौजूद पुलिस वालों की बातें सुनी। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को चेंज कर रहे थे और पहरा देने की बारी अब ऑफिसर रोलर की थी। थोड़ी देर बाद डायबोलिक ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया और ये देखते ही एजेंट रोलर ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। हालांकि डायबोलिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच कांच की एक मोटी सी दीवार मौजूद थी। अब गोलियों की आवाज सुनकर बाकी मौजूद सभी ऑफिसर्स अलर्ट हो गए और फौरन बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि रोलर जमीन पर बेहोश पड़ा है और डायबोलिक अपनी मास्क वाली मशीन चोरी करके भाग चुका है। अब जब जिंको को ये बात पता चली तो उसने अपने साथियों पर काफी गुस्सा किया, क्योंकि इनके रहते हुए डायबोलिक इस बिल्डिंग में घुसा और इनकी नाक के नीचे से वो मास्क वाली मशीन चुरा कर ले गया। अब अगले दिन जिंको के आला अफसरों ने उसे आगे की प्लानिंग के लिए बुलाया। अब ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी इनके पास ईवा का फोन आता है। ईवा इनसे कहती है कि मैं डायबोलिक को पकड़ने में पुलिस की मदद करूंगी, पर इसके बदले मुझे मेरी आजादी की गारंटी चाहिए। मेरी शर्त यह है कि आप मेरे ऊपर लगे सारे इल्जाम को खारिज करोगे और मुझे सही सलामत एक दूसरे देश में भेजोगे। यहाँ ईवा ने इन्हें सोचने के लिए आधा घंटे का समय दिया और फोन कट कर दिया। यहाँ जिंको के सीनियर्स को यह ऑफर पसंद आया और उन्होंने जिंको से इस पर अमल करने को कहा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और इन्हें किसी भी तरह डायबोलिक को पकड़ना था। हालांकि जिंको इस बात से सहमत नहीं था और वो डायबोलिक के साथ साथ ईवा को भी पकड़ना चाहता था। इसके बाद उसने अपने साथियों को एक प्लान बताया कि अगली बार जब ईवा मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा कर रखूंगा और इस मौके का फायदा उठाकर तुम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेना और हम उस तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अब आधे घंटे बाद ईवा ने जिंको को कॉल किया तो वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगा और इस दौरान पुलिस की एक टीम ईवा की लोकेशन को ट्रेस करके उस तक पहुंच गई। उन्होंने देखा कि ईवा किसी खुफिया अड्डे से नहीं बल्कि सड़क किनारे बने एक फोन बूथ से कॉल कर रही थी। अब ईवा ने भी पुलिस को अपनी तरफ आते देख लिया और बड़ी सफाई से एक सुरंग से 9-11 हो गई और इस तरह से जिंको का प्लान एक बार फिर से फेल हो गया। इधर दूसरी तरफ एलेना नाम की एक लेडी अफसर डायबोलिक के अड्डे से मिले सामान की जांच कर रही थी। तब उसी दौरान उसने नोटिस किया कि उन गहनों में से एक ब्रेसलेट कहीं गायब है। इसके बाद उसने जिंको को कॉल करके उसकी जानकारी दी और जिंको फौरन समझ गया कि वो ब्रेसलेट जरूर ईवा ने पहना होगा और इसका मतलब ये था कि वो अभी भी उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते थे, क्योंकि ये वही गहने थे जिनमें उन्होंने जीपीएस डिवाइस को फिट किया था। यहाँ जिंको का अंदाजा सही निकला और जीपीएस को यूज करके उन्हें ईवा की लोकेशन मिल गई। इसके बाद एजेंट रोलर फटाफट से उस लोकेशन पर पहुंचा और ईवा के सर पर बंदूक तान दी। रोलर अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था, क्योंकि पिछली बार डायबोलिक ने उसे बेहोश करके वो मास्क वाली मशीन चुरा ली थी, लेकिन अभी वो कुछ करता इससे पहले ईवा ने उस पर हमला करके उसकी बंदूक छीन ली और पुलिस की गाड़ी चुराकर भाग गई। जब जिंको लोकेशन पर पहुंचा तो उसने रोलर को जमीन पर गिरा हुआ पाया और तो और इस मंदबुद्धि ने ईवा के हाथ से वो ब्रेसलेट भी निकाल लिया। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने रोलर को फील्ड मिशन पर जाने से मना कर दिया और अब उसे एजेंट एलेना के साथ मिलकर चोरी के माल की जांच करनी थी। इधर जिंको के आला अफसरों ने उसे ऑर्डर न मानने की वजह से काफी डांट लगाई और उसे आखिरी वार्निंग दी कि अगर उसने ऑर्डर का उल्लंघन किया तो उसे इस केस से हटा दिया जाएगा। अब जिंको के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने ईवा के साथ मिलकर डायबोलिक को पकड़ने का फैसला किया। इसके बाद उसने अखबार के जरिए ईवा के लिए एक सीक्रेट मैसेज भिजवाया, जिसे पढ़कर ईवा ने कॉल किया और उन्होंने शाम को मिलने का प्लान बनाया। अब शाम को ईवा ने जिंको को बताया कि डायबोलिक हर हाल में अपना चोरी का माल वापस पाना चाहता है
इसलिए हमें अंडरवर्ल्ड में ये बात फैलानी होगी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करने वाली है। जब डायबोलिक को इस बात की खबर लगेगी तो वो अपना चोरी का माल वापस लेने जरूर आएगा। प्लान के मुताबिक हम एक बुलेट प्रूफ ट्रक को सिक्योरिटी के साथ बाहर निकालेंगे ताकि डायबोलिक को लगे कि लूट का सारा माल इसी ट्रक में मौजूद है, जबकि असली माल एक खटारा सी दिखने वाली वैन में होगा, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। ईवो बताती है कि जब डायबोलिक उस ट्रक का पीछा करेगा तो हम उसे एक सुरंग के रास्ते से होकर गुजारेंगे, और जब डायबोलिक उस सुरंग में आएगा तो हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। अब जिंको को यह प्लान काफी पसंद आया और उसने अगले दिन से ही इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक अंडरकवर एजेंट की मदद से पूरे अंडरवर्ल्ड में ये बात फैला दी कि पुलिस इस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करने वाली है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एल्टिया से मिलने गया और उसे बताया कि वो उसकी पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि उस दिन उसे डायबोलिक को पकड़ने जाना है। और रही बात उस नेकलेस की, तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे काबिल ऑफिसर को भेजेगा। फाइनली वो दिन आ गया जब जिंको इस प्लान को अंजाम देने वाला था। उधर दूसरी तरफ एल्टिया ने पार्टी के लिए शहर की सबसे काबिल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया और पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। इधर मिशन के लिए कमांडोज की एक टीम बनाई गई और उन्हें डायबोलिक को पकड़ने का पूरा प्लान समझाया गया। इसके बाद ऑफिसर ने सभी से पूछा कि वो असली माल वाली खटारा वैन कौन चलाएगा। यहाँ रोलर कहता है कि असली माल वाली गाड़ी वो चलाएगा क्योंकि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर खुद को साबित करना चाहता है। यहाँ एलेना ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन रोलर इसके लिए नहीं माना और खुद उस गाड़ी को चलाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने लूट का सारा माल एक सिंपल सी वैन में डाल दिया और अब सभी लोग इस मिशन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब ऑर्डर्स मिलते ही उस बुलेट प्रूफ ट्रक को भारी भरकम सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला गया और थोड़ी देर बाद रोलर असली माल वाली गाड़ी को लेकर उल्टी दिशा में निकल गया। इधर जैसे ही पुलिस की गाड़ी सुरंग में पहुंची तो किसी ने जानबूझकर उसके एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। तभी अचानक से ये पूरी सुरंग धुएं से भर गई और इसी धुएं के बीच एक अनजान आदमी पुलिस की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही सभी पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें निकाल ली, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो ये कोई आदमी नहीं बल्कि मोम का एक पुतला था। इधर पार्टी में जब एल्टिया उस नेकलेस को पहनने गई तो उसे अपना नेकलेस कहीं नहीं मिला, जिसका मतलब ये था कि उसकी ये बेशकीमती अमानत चोरी हो चुकी है। इसके बाद हम रोलर को देखते हैं जो हाईवे से रास्ता बदलकर जंगल की एक सुनसान सड़क पर जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर आया जहां उसकी मुलाकात ईवा से हुई और अब ये खुलासा हुआ कि ईवा ने एल्टिया की मेकअप आर्टिस्ट का भेष बदलकर वो बेशकीमती नेकलेस चुरा लिया था। इसके बाद रोलर ने भी अपने चेहरे से मास्क हटाया जो असल में रोलर नहीं बल्कि वो शातिर चोर डायबोलिक था। और अब हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि ये सब डायबोलिक का ही एक प्लान था ताकि वो पुलिस को बेवकूफ बना सके। उस दिन भागते वक्त उसने जानबूझकर ईवा को पीछे छोड़ दिया ताकि जिंको को ऐसा लगे कि उसने ईवा को धोखा दे दिया है और वो उसकी कही बातों पर यकीन कर ले। उधर जब ईवा पानी में कूदी तो वो एक खुफिया रास्ते से बचकर बाहर निकल गई। इसके बाद जब डायबोलिक का सामना रोलर से हुआ तो उसने रोलर को जान से मार डाला और उसके चेहरे का मास्क बनाकर उसकी जगह ले ली और इस तरह से डायबोलिक ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया और अपना लूट का माल दोबारा से चुरा लिया। इधर जब जिंको को ये बात पता चली तो वो पूरी तरह से टूट गया क्योंकि ना तो वो डायबोलिक को पकड़ सका और ना ही वो एल्टिया का नेकलेस बचा सका। इधर ईवा और डायबोलिक ने लूट का ये सारा माल लेकर ये शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।